मैं 17 साल की उम्र में एक सिंगल टीन माँ बन गई थी क्योंकि मैं खुद ही बच्चे की देखभाल कर रही थी। और 2.5 साल उस रिश्ते में रहने के बाद अब मैं फिर से अकेली हूँ। एक टिकटॉक स्टार एक खौफनाक सुपारी देकर हत्या की जांच के केंद्र में है। इन्फ्लुएंसर गैबी गोंजालेज और उनके पिता, जो फ्लोरिडा के एक वकील हैं, पर पॉप सिंगर जैक एवरी की हत्या की साजिश रचने का आरोप है, जो गैबी की छोटी बेटी के पिता हैं। जांचकर्ताओं के अनुसार ये मामला गुप्त भुगतान, अंडरकवर कॉल्स और एक कथित साजिश से जुड़ा है, जिसमें बॉय बैंड सिंगर को गायब करने की योजना थी। ये लॉ एंड क्राइम का ऑन द केस है। मैं क्रिस टीवर्ट हूं। मैंने सीखा कि मुझे सिर्फ खुद की ज़रूरत है। 5 साल पहले अकेले होना मेरे लिए सबसे बुरी चीज़ थी जो मेरे साथ हो सकती थी। अब अकेले रहना सबसे अच्छा है। आप शायद टिकटॉकर गैबी गोंजालेस को जानते होंगे। उन्होंने मां बनने, पारिवारिक जीवन और अपनी बेटी के साथ रोजमर्रा के पलों के बारे में पोस्ट करके बड़ी फॉलोइंग बनाई है। लेकिन अब गैबी गोंजालेज और उनके पिता फ्रांसिस्को गोंजालेज दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक ऐसे मामले में जिसमें पुलिस का कहना है कि कथित तौर पर हत्या के लिए सुपारी देने की साजिश शामिल है। और निशाना कोई अजनबी नहीं था। जांचकर्ताओं के मुताबिक वे जिस व्यक्ति को मारना चाहते थे वो जैक एवरी था, जो पूर्व वाई डोंट वी गायक और गैबी की 7 साल की बेटी का पिता है। पुलिस दस्तावेजों के मुताबिक फ्लोरिडा के वकील फ्रांसिस्को गोंजालेज ने कथित तौर पर किसी से कहा कि अगर जैक एवरी मर जाए तो ये सस्ता पड़ेगा, और जांचकर्ताओं का कहना है कि मामला सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं रहा। ये आरोप भी लगभग 5 साल पहले 2021 तक जाते हैं। गवाहों के बयानों, बैंक रिकॉर्ड्स और यहां तक कि एक अंडरकवर एफबीआई फोन कॉल के अनुसार अधिकारियों का मानना है कि जैक एवरी की सुपारी देकर हत्या करवाने की असली कोशिश की गई थी। अब इस मामले की जो जानकारियां हैं वे चौंकाने वाली हैं, और हम पूरी कहानी को विस्तार से बताएंगे, जिसमें हैरान करने वाले आरोप हैं। चलिए शुरू करते हैं गैबी गोंजालेस से और जानते हैं कि वह कौन है। टिकटॉक पर वह खुद को एक युवा मां के रूप में पेश करती हैं, जो जिंदगी को समझने की कोशिश कर रही हैं। उनकी एक 7 साल की बेटी है, जिसे उन्होंने तब जन्म दिया था जब वो सिर्फ 17 साल की थीं। अपने महिला होने के सफ़र में मैंने लगभग हर तरह के पीरियड प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है। जब मुझे पहली बार पीरियड आया था तब मैं 13 साल की थी, और अब तक एक वयस्क महिला के रूप में, जिसने एक बच्चा पैदा किया है, जिसने गर्भपात का अनुभव किया है, जिसने जन्म के दौरान एक बच्चे को खो दिया है, तो मैंने महिला होने के पूरे अनुभव को महसूस किया है। फ्री ब्लेम ने मुझे अपने शरीर के साथ और अधिक जुड़ने में मदद की है, एक तो, और दूसरी बात, पीरियड प्रोडक्ट्स बहुत ही महंगे होते हैं। पीरियड प्रोडक्ट्स हर उस व्यक्ति के लिए आसानी से उपलब्ध होने चाहिए जिसे उनकी ज़रूरत है। वो आसानी से उपलब्ध नहीं है, ये तो साफ है, और उनकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और इसके ऊपर से लगभग हर पीरियड प्रोडक्ट में केमिकल्स डाले जा रहे हैं, यहाँ तक कि ऑर्गेनिक वाले प्रोडक्ट्स में भी। मैं अपनी ज़िंदगी में उस मुकाम पर आ गई हूँ जहाँ मैंने इसमें हिस्सा ना लेने का फैसला किया है। और वो महिला होने, अपने शरीर और अपनी परेशानियों के बारे में खुलकर बात करती हैं, और उन्होंने एक किशोर उम्र में अकेली मां होने के बारे में भी बात की है। यही वो गैबी है जिसे उसके फॉलोअर्स जानते थे, या कम से कम ऐसा सोचते थे। लेकिन कानून प्रवर्तन के अनुसार इस कहानी का एक और पहलू भी था। बताया जाता है कि सब उसकी बेटी की कस्टडी को लेकर चली कड़वी लड़ाई से शुरू हुआ, जिसके पिता जैक एवरी हैं, जो वाई डोंट वी बॉय बैंड के सदस्य थे। लॉस एंजलिस काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कार्यालय द्वारा दायर गिरफ्तारी हलफनामे के मुताबिक गैबी और जैक के बीच कस्टडी और मुलाकात को लेकर काफी समय से मुकदमा चल रहा था, और उसी दस्तावेज के अनुसार गैबी के पिता फ्रांसिस्को इसमें गहराई से शामिल हो गए थे। गवाहों ने कहा कि फ्रांसिस्को कस्टडी विवाद में अत्यधिक शामिल और एवरी के प्रति शत्रुतापूर्ण था। एक गवाह ने जांचकर्ताओं को बताया कि फ्रांसिस्को ने ऐसा कुछ कहा था कि, उद्धरण, अगर एवरी मर जाए तो यह सस्ता पड़ेगा। उस गवाह ने कथित तौर पर गोंजालेस परिवार को, उद्धरण, पूरी कस्टडी पाने और एवरी को उसके बच्चे की जिंदगी से बाहर करने के लिए जुनूनी बताया। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार हत्या की बात से पहले ही फ्रांसिस्को एवरी के खिलाफ अभियान चल रहा था। एक डिटेक्टिव ने लिखा कि फ्रांसिस्को और एक निजी जासूस के टेक्स्ट से पता चलता है कि फ्रांसिस्को ने काउई, हवाई में एवरी की निगरानी करवाई। उसने फोटो और पहचान से जुड़ी जानकारी भेजी और पूछा कि क्या एवरी शराब या धूम्रपान कर रहा है।
अकेला है या उसे मदद मिल रही है, ताकि कोर्ट में इसका इस्तेमाल हो सके। फेडरल एजेंट्स ने एक अन्य बातचीत में सुना कि फ्रांसिस्को ने एवरी को कोविड होने के आरोपों पर चर्चा की। याद रखिए, हम इस समय 2021 में हैं और उसने ये इरादा जताया कि अगर एवरी मुलाकात के लिए आता है तो उसे गिरफ्तार करवाएगा और कानून प्रवर्तन से जुड़े किसी व्यक्ति को इसमें शामिल करने की कोशिश करेगा। जांचकर्ताओं ने परिवार की बातचीत की समीक्षा की। 22 मार्च 2021 की एक बातचीत में फ्रांसिस्को ने कथित तौर पर लिखा, बारका को कॉल करो, कभी जल्दी नहीं होता। हलफनामे के अनुसार जांचकर्ताओं ने इसे महत्वपूर्ण माना क्योंकि बाद के सबूतों से पता चला कि गैबी गोंजालेज और एक व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी की पुष्टि हम अभी नहीं कर सकते शामिल थे। इस मामले में कथित तौर पर उस व्यक्ति को भर्ती करने की कोशिश की गई जिसे अधिकारियों ने डस्टिन बारका के नाम से पहचाना है ताकि एवरी को धमकाया जा सके। अब जाहिर है इस रिकॉर्डिंग के समय हमारे पास इस बात की पुष्टि नहीं है कि बारका नामक व्यक्ति पर इस मामले में आरोप लगाए गए हैं या लगाए जाएंगे। तो एक बार फिर ये आरोप 2021 तक वापस जाते हैं। ये जांच लगभग 5 वर्षों से चल रही है, लेकिन उस पूरे समय के दौरान गैबी अब भी टिकटॉक पर ऐसे पोस्ट करती रही जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुप्रभात सभी को। एस्प्रेसो, नॉट लाइक अस और टॉर्चर 13वीं फ्लोर एक्सपेरिमेंट के बीच मेरा दिमाग। कुछ अजीब सा हो गया है। मेरा दिमाग बार बार गाने के बोल गा रहा है। क्या यही मकसद नहीं था? क्या यही ब्रेन वॉशिंग नहीं है? ये काम कर रहा है। ये सच में काम कर रहा है। हे भगवान डैडी, मैं उससे प्यार करती हूँ। जब मैंने ये गाना शुरू में कुछ बार सुना तो ये सच में गे एंथम सा लगा। मुझे नहीं समझ आता कि लोग इस बात की इतनी परवाह क्यों करते हैं कि हर गाना किस लड़के के बारे में है। मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आखिर में ये मायने नहीं रखता, लेकिन वो गाना कमाल का है। मैं उस पर बहुत मस्ती करती हूँ। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार कथित साजिश बढ़ती जा रही थी। एक गवाह ने बताया कि गैबी ने कई बार जैक एवरी को मरवाने और सुपारी किलर रखने की बात कही थी। गवाह ने बताया कि गैबी और एक अन्य व्यक्ति ने डार्क वेब और बिटकॉइन से भुगतान की बात की थी और गवाह ने जांचकर्ताओं से कहा, उद्धरण, फ्रांसिस्को गोंजालेज पैसे का स्रोत था। गवाह ने यह भी बताया कि हत्या की योजना लॉस एंजलिस में करने की बात हुई थी और उद्धरण, इसे एक कार दुर्घटना जैसा दिखाने की बात कही गई थी। एक अन्य गवाह ने जांचकर्ताओं को बताया कि गैबी ने कहा था कि जिस सुपारी किलर की बात हुई थी उसे एवरी की हत्या के लिए पैसे दिए गए थे और फ्रांसिस्को ने इस हत्या के लिए लगभग $10,000 चुकाए थे। इसमें वित्तीय रिकॉर्ड भी आते हैं जो काफी अहम हैं। हलफनामे के अनुसार 26 अप्रैल 2021 को फ्रांसिस्को गोंजालेज ने पेमेंट ऐप स्क्वायर के जरिए कथित सुपारी किलर को $10,000 का भुगतान किया। रिकॉर्ड दिखाते हैं कि पैसे कथित सुपारी किलर के खाते में पहुंचे। फिर कथित सुपारी किलर ने 4 मई और 6 मई 2021 को अपने जेमिनी क्रिप्टो करेंसी अकाउंट में 2 बार $5-5 हजार ट्रांसफर किए। फिर अगले महीने उस साल 5 जून को पुलिस जिसे हिटमैन मानती है, उसने अपनी बिजनेस के जरिए फ्रांसिस्को को $4,000 का इनवॉइस भेजा। पुलिस का दावा है कि बाद में फ्रांसिस्को ने वो रकम चुका दी। ये ट्रांजैक्शन फ्रांसिस्को के समन के तहत मंगाए गए बैंक रिकॉर्ड में दिखा। इस कथित हिटमैन ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसने कोई वेब डेवलपमेंट सर्विस नहीं दी थी और उसे लगता था कि इनवॉइस सिर्फ दिखावा था। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार कथित हिटमैन ने फॉलोअप जांच के दौरान बताया कि फ्रांसिस्को ने उसे वेब डेवलपमेंट पेमेंट के बहाने पैसे भेजे थे और वास्तव में कोई वेब डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ था। कथित हिटमैन ने यह भी कहा कि उसने फ्रांसिस्को से एन्क्रिप्टेड सिग्नल मैसेज और कॉल्स के जरिए बात की थी। लेकिन सबसे प्रत्यक्ष सबूत, ऐसा लगता है, एक फेडरल एजेंट से आया जो कातिल बनकर सामने आया था। फेडरल एजेंट्स का कहना है कि उन्होंने कथित हिटमैन और एक व्यक्ति जिसे फ्रेंजी के नाम से सूचीबद्ध किया गया था और जिसका फोन नंबर फ्रांसिस्को से जुड़ा था, के बीच हुई बातचीत की समीक्षा की। कथित तौर पर उस बातचीत में फ्रेंजी ने कोड वर्ड बुल रन भेजा, जिसके बाद एक मिस्ड ऑडियो कॉल आई। कथित हिटमैन ने कहा कि वह उसी रात बाद में कॉल करेगा और फ्रेंजी ने बताया कि वह पूर्वी समय के अनुसार 7 बजे के बाद उपलब्ध हैं। फिर संघीय एजेंटों ने फ्रांसिस्को गोंजालेज और एक अंडरकवर एजेंट जो हिटमैन के रूप में पेश आ रहा था के बीच हुई एक कॉल की समीक्षा की। उस कॉल में हलफनामे के अनुसार फ्रांसिस्को ने बुलरन जैसे कोडेड संदर्भों और पहले किए गए बिटकॉइन भुगतान का जिक्र किया, लक्ष्य की पुष्टि और काम पूरा होने पर भुगतान की व्यवस्था की बात की। संघीय ट्रेसिंग सामग्री से पता चला
कि कथित हिटमैन ने हत्या के लिए सुपारी से जुड़ी क्रिप्टोकरेंसी भुगतानों के लिए रकम मुहैया कराई थी। टीएमजेड के मुताबिक गैबी को पिछले हफ्ते कैलिफोर्निया के सुदूर उत्तरी हिस्से में स्थित हम्बोल्ट काउंटी में फ्लाइट में चढ़ते समय गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उसे एलए काउंटी भेजा गया, जहां वह एलए काउंटी शेरिफ विभाग के ऑनलाइन रिकॉर्ड के अनुसार बिना जमानत हिरासत में है। उस पर हत्या की साजिश रचने के आरोप में जिस दिन हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी मंगलवार को, अदालत में पेश किया जाएगा। अब जहां तक उसके पिता फ्रांसिस्को गोंजालेस की बात है, उन्हें देश के दूसरे छोर पर फ्लोरिडा के सेमिनोल काउंटी में गिरफ्तार किया गया था। ये राज्य के मध्य भाग में है और कैलिफोर्निया से जारी वारंट के तहत गिरफ्तारी हुई थी। सेमिनोल काउंटी शेरिफ ने गिरफ्तारी की पुष्टि की। फ्रांसिस्को फ्लोरिडा जेल में हैं और एलए प्रत्यर्पण का अधिकार छोड़ चुके हैं। अब उन्हें वेस्ट कोस्ट ले जाया जाएगा। अब यह एक और बात है जो हम जैक एवरी से जुड़ी हुई जोड़ना चाहते हैं। यह कुछ ऐसा है जो हमें मिला है और हमें लगता है कि यह काफी महत्वपूर्ण है। हमें एक पॉडकास्ट मिला जिसमें एवरी सितंबर 2025 में शामिल हुए थे। ये जैक सैंग शो है और वो इस पॉडकास्टर को एक ऐसी कहानी बताते हैं जो उस समय बस एक अजीब सी कहानी लग रही थी कि दो एफबीआई एजेंट उनके दरवाजे पर आए और उन्हें एक साजिश के बारे में बताया, जिसमें कहा गया कि किसी ने, उद्धरण, मुझे मारने के लिए किसी को भाड़े पर रखा है। हमें यकीन नहीं है कि इन दोनों के बीच कोई संबंध है, लेकिन समय अजीब तरह से मेल खाता है। जैक एवरी ने इस बारे में और कोई जानकारी नहीं दी कि एफबीआई ने इस साजिश के बारे में क्या बताया था और वह व्यक्ति कौन था जिसने कथित तौर पर उनकी जान लेने के लिए किसी को भाड़े पर रखा था। लेकिन हमें यह बहुत दिलचस्प लगा। इस पॉडकास्ट में वो गैबी गोंजालेस के बारे में भी बहुत प्यार से बात करते हैं, वैसे नहीं जैसे आप उस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आपको लगता है कि वो आपकी जान लेने के लिए किसी को भाड़े पर रखने की कोशिश कर सकता है। ये साफ नहीं है कि उसे पता था कि एफबीआई भी गैबी की इस कथित सुपारी देकर हत्या की साजिश में भूमिका की जांच कर रही थी। अब हमारे साथ पूर्व संघीय अभियोजक और वेस्ट कोस्ट ट्रायल लॉयर्स के अध्यक्ष नीमा रोमानी जुड़े हैं। आपको लॉ एंड क्राइम पर देखकर अच्छा लगता है। कोर्ट दस्तावेजों के अनुसार ये जांच 2021 से चली आ रही है। आप इस समय रेखा के बारे में क्या सोचते हैं? क्रिश, हमेशा की तरह मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। मुझे कोई हैरानी नहीं है। तो जो आप करना चाहते हैं, खासकर इन सुपारी देकर हत्या के मामलों में या वास्तव में किसी भी ऐसे मामले में जहां आप साजिश या इसी तरह के अपराध का आरोप लगा रहे हैं जो पूरा नहीं हुआ है, आप वाकई में यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपके पास सब कुछ पूरी तरह से तैयार हो। जाहिर है आप नहीं चाहेंगे कि किसी की हत्या हो या जैसे हाल ही में न्यूयॉर्क के कुछ यहूदी केंद्रों पर हुए हमलों में किसी पर सचमुच बम से हमला हो। लेकिन आपके पास पर्याप्त सबूत होने चाहिए और जब आप जूरी ट्रायल में जाते हैं तो आपको पता हो कि ये सिर्फ कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात या कोई शुरुआती चीज नहीं थी, बल्कि आपके पास एक पूर्व नियोजित ठोस योजना थी और आपके पास दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत है, जो कि मुझे लगता है यहाँ हुआ भी यही है। गैबी गोंजालेस और उसके खिलाफ मामला कैसा बन सकता है, उस पर आने से पहले अभी भी बहुत सी बातें हैं जो हमें पता नहीं है। फ्रांसिस्को गोंजालेस, जो उनके पिता हैं, ऐसा लगता है कि कानून प्रवर्तन के पास यह बैंक लेन देन से जुड़े सबूत हैं, दोनों तरह से, रूपक रूप में भी और सचमुच भी। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने उसे हिटमैन किराए पर लेने की बात करते सुना था। यहाँ एक कथित मकसद इसी कस्टडी विवाद पर आधारित है जो कुछ समय से चल रहा है। इस मामले में आपके लिए अलग क्या है, इसका मुख्य बिंदु क्या है, और अभियोजकों के मुताबिक ये साबित करना कि उसने हिटमैन को किराए पर लेने या जैक एवरी को मारना चाहता था। हाँ, ये असामान्य नहीं है। जाहिर है कि जब आप कस्टडी विवाद की बात करते हैं तो वहाँ हिंसा या हिंसा की धमकी हो, जो भी देख रहा है उसके लिए उसके अपने बच्चे से ज्यादा कोई मायने नहीं रखता। और आप जानते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरी पत्नी उदाहरण के लिए वह फॉस्टर बच्चों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मैं कह सकता हूँ कि बाल संरक्षण अदालत की कुछ सुनवाइयाँ मेरे सबसे खराब आपराधिक मामलों से भी ज्यादा भयानक होती हैं, जहाँ किसी को अपनी बाकी जिंदगी जेल में बितानी होती है। आखिर आप किसी से उसका बच्चा छीन रहे हैं। हमने कई बार देखा है कि कोई अपने जीवन साथी या पूर्व जीवन साथी को मारता है या कस्टडी के कारण ऐसा करता है। हमने कुछ हाई प्रोफाइल मामलों में देखा है कि माता पिता भी शामिल हो जाते हैं क्योंकि वे दादा दादी हैं और उन्हें इसका गहरा एहसास होता है। शायद डैन मार्केल का मामला जो फ्लोरिडा से था, जिसे हमने यहाँ लॉ एंड क्राइम पर बहुत विस्तार से कवर किया था, शायद इसका सबसे हालिया और बदनाम उदाहरण था। ये असामान्य नहीं कि दादा दादी या जीवन साथी के माता पिता भी इसमें शामिल हों,
जैसा यहाँ दिख रहा है। यह दिलचस्प है क्योंकि जिन लोगों पर आरोप है, आप जानते हैं, जिन पर हिटमैन होने या इस मामले में किसी को किराए पर लेने का आरोप है, वे $10,000 की बात करते हैं। मुझे लगता है कि लगभग $10,000 इस कथित हत्या के लिए दिए गए थे। फिर आपके पास एक गवाह है जो कहता है कि ये वेब डेवलपमेंट के काम के लिए था, जो कभी हुआ ही नहीं। जब आप इस तरह का केस बना रहे होते हैं, तो एक अभियोजक के तौर पर यह साबित कर पाना कि देखिए, पैसा यहां गया, लेकिन ये उस मकसद के लिए नहीं था जिसके लिए बताया गया था, बहुत मायने रखता है। अगर मामला उस मुकाम तक पहुंचता है, तो आप जो कहानी जूरी को सुनाने वाले हैं, उसमें यह बात किस तरह से शामिल होती है? तो क्रिस, ये केस आमतौर पर 3 तरीकों से बनाए जाते हैं, खासकर वायर टैप से। अगर आरोपी के खुद के शब्द मिल जाएं तो वह मददगार होते हैं। टेक्स्ट मैसेज, रिकॉर्ड कॉल्स। अगली सबसे अच्छी चीज है अंडरकवर। इस केस में एक एफबीआई एजेंट ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश है जो हत्या में मदद कर सकता है। तीसरा तरीका है सहयोगी गवाह, जो अब भी मददगार है लेकिन पहले 2 तरीकों जितना नहीं। इसमें ऐसे लोग होते हैं जो खुद को बचाने के लिए झूठ बोल सकते हैं। कई बार उनका आपराधिक इतिहास होता है, जिससे जिरह में उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। क्योंकि ये गतिविधियां बंद दरवाजों के पीछे होती हैं, ऐसे मामलों के ये 3 तरीके हैं। और आपके पहले सवाल का जवाब देने के लिए शायद यही वजह है कि आपको जवाब मिलने में इतना समय लग गया। समय के साथ क्या होता है? क्योंकि 5 साल तक किसी को मारने के लिए पैसे देने को तैयार व्यक्ति था, और कस्टडी का मामला भी इतने समय से चल रहा था। जैसे कानून प्रवर्तन क्या कर रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह व्यक्ति सच में ऐसा न कर दे। हाँ, मेरा मतलब है यही तो सबसे अच्छा सवाल है ना? मेरा मतलब है हमने दूसरे मामलों में भी देखा है जहाँ कानून प्रवर्तन ने बहुत देर कर दी और कोई हत्यारा या संभावित हत्यारा खुले में घूम रहा था। आपको याद है हमने डेविड केस पर चर्चा की थी जिसमें एक व्यक्ति सितंबर में मृत मिला था। गिरफ्तारी में महीनों लगे और लोग आलोचना कर रहे थे। मुझे लगता है ये भी उचित आलोचना है। हम चाहते हैं कि कानून प्रवर्तन इसे सही तरीके से करे। लेकिन अगर वहां कोई संभावित हत्यारा है और आप उन्हें हत्या या सुपारी देकर हत्या करने की अनुमति देते हैं, खासकर अगर आप कानून प्रवर्तन में हैं, तो यह बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी तरफ देरी से बचाव पक्ष को भी मदद मिल सकती है। इससे उन्हें यह तर्क देने का मौका मिलता है कि देखिए, मैं सच में बहुत परेशान था। यह सब कस्टडी की सुनवाई के बीच में हो रहा था। आप जानते हैं, हम बस बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे थे। उसे मारने की कोई असली साजिश नहीं थी। आप जानते हैं, मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। जैसे कि आप जानते हैं, मैं चाहता हूं कि वह मर जाए और आप जानते हैं, मैं इंतजार नहीं कर सकता कि कोई उसे मार दे। जाहिर है, अगर आप बचाव पक्ष हैं तो ये सबसे अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन अगर आप ये तर्क दे सकते हैं कि देखिए, 5 साल के दौरान वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ, तो यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जो जूरी पर असर डाल सकता है। यह दिलचस्प है क्योंकि गैबी गुंजालेज वह टिकटॉक और सोशल मीडिया पर रहने वाले लोगों के बीच काफी जानी पहचानी है। वो उन इन्फ्लुएंसर्स में से एक हैं जिनके काफी फॉलोअर्स हैं। और जो गिरफ्तारी के दस्तावेज हमारे पास हैं, जो उनके पिता से जुड़े हैं, उनमें ऐसा लगता है कि वे ये आरोप लगा रहे हैं कि वो इस साजिश का हिस्सा थीं, कि वो अपनी बेटी के पिता को मरवाना चाहती थीं और इसमें शामिल थीं। वे उस पर आरोप लगा रहे हैं कि वह पिता की योजना में शामिल थी और पैसे देने में भी, पर लगता नहीं कि उसने खुद पैसे दिए। शायद उसने कहा हो कि वह ये चाहती थी, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा कोई संकेत नहीं है। अब देखना है कैलिफोर्निया में उसके केस में कौन से सबूत मिलते हैं, लेकिन लगता नहीं कि उसके खिलाफ वैसे सबूत हैं जैसे उसके पिता के खिलाफ है। ऐसे मामलों में जब आप साजिश की बात कर रहे होते हैं, तो आपको क्या साबित करना होता है कि ये सिर्फ कोई कह रहा है कि हाँ, मैं चाहता हूं कि वो आदमी मर जाए, बल्कि वास्तव में वे इसे अंजाम देना चाहते थे। हाँ, तो साजिश के लिए आपको कुछ बातें साबित करनी होती हैं, जैसे 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच एक अवैध समझौता। और आपको खुला कृत्य भी साबित करना होता है, यानी साजिश को आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाया गया हो। सही है? तो जाहिर है कि किसी भी तरह की भुगतान या भाड़े के हत्यारे को भुगतान करने की कोशिश वो काफी है। लेकिन आप सही कह रहे हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प संभावित स्थिति बन सकती है, जहाँ गैबी जैसी कोई व्यक्ति, उदाहरण के लिए, यह कह सकती है कि उसे कुछ भी नहीं पता था और कह सकती है, देखिए, ये सब पापा ने किया। और यहाँ एक दूसरे पर उंगली उठाने की स्थिति बन सकती है। और फिर से उसी मामले की बात करें तो उसे बहुत ध्यान मिला और बहुत सारे लोगों पर मुकदमा चला। डैन मार्केल मामले में, उस मामले में भाड़े का हत्यारा था, जीवन साथी की माँ है, जीवन साथी का भाई है, भाई की गर्लफ्रेंड है। उस मामले में सभी पर मुकदमा चला सिवाय जीवन साथी के,
जिसे पिता की मौत से कस्टडी विवाद में सबसे ज्यादा फायदा हुआ। तो ये बिल्कुल संभव है कि कुछ परिवार के सदस्य फैसले ले रहे थे और सह साजिश करता थे और गैबी को पता नहीं था। आप जानते हैं, तो ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। यहाँ एकजुट होकर सामने आना और कहना कि कोई साजिश नहीं थी और ये सब बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था। इसे एकजुट होकर बचाव करना, या फिर गैबी अपने पिता पर दोष मढ़ती है, जो कि संभवतः, जैसा कि हमने पहले भी देखा है, लेकिन निश्चित रूप से ऐसी स्थिति होगी जहां एकजुटता नहीं होगी और यह उनके पिता के लिए काफी नुकसानदायक होगा। आप जानते हैं, मेरा मतलब है हम इतनी सारी कहानियों के बारे में बात करते हैं जहां आप खुद से ये सोचने लगते हैं कि कोई संदिग्ध अपनी जिंदगी में इस मुकाम तक कैसे पहुंचा कि आप ऐसा कुछ करना चाहें, चाहे अपराध कुछ भी हो। जिन सुपारी हत्या मामलों को मैंने देखा, उनमें यह करना हमेशा बहुत मुश्किल लगता है और ये अच्छी बात है कि वे अक्सर इसे अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते। लेकिन इतनी सारी लोग होते हैं जिन्हें साजिश के बारे में पता होता है, और ऐसे लोग भी होते हैं जो शायद पुलिस से जाकर बात कर सकते हैं। जैसे इस दस्तावेज में जिसे हम देख रहे हैं, इसमें 2 या 3 गवाह हैं। उनमें से एक में वे कहते हैं कि आप जानते हैं, वह चाहता था कि यह एक कार दुर्घटना की तरह लगे। मेरा मतलब है, ये जो खास बातें सामने आती हैं, और अगर कानून प्रवर्तन के पास इतने सारे लोग हैं जो उनसे बात कर रहे हैं, तो एक अभियोजक के तौर पर आप कितनी अलग-अलग दिशाओं में जा सकते हैं, क्योंकि ये उन लोगों के लिए कोई बहुत बड़ा राज नहीं था जो कथित रूप से एफबीआई से बात कर रहे थे। मेरा मतलब है, इसमें कोई सवाल ही नहीं है ना? अगर आप किसी अजनबी से किसी हत्या के बारे में बात कर रहे हैं और वो अजनबी असल में एक एफबीआई एजेंट निकलता है, तो आप निश्चित रूप से दुनिया के सबसे चालाक अपराधी नहीं हैं। लेकिन आप जानते हैं, हमने बार बार देखा है कि लोग बेवकूफ़ी भरी हरकतें करते हैं और खुद को फंसाने के लिए सबूत भी बना लेते हैं, है ना? और चाहे वो किसी हत्या की बात कर रहे हों, चाहे अपने दोस्तों या अपने चाहने वालों से किसी हत्या की बात कर रहे हों, ये सभी संभावित गवाह होते हैं। देखिए, और जब एफबीआई आती है तो आप जानते हैं, लोग आमतौर पर बोलने लगते हैं और ऐसा ही लगता है कि यहाँ हुआ है। उनके करीबी लोगों में से कुछ गवाही दे रहे हैं। जैसा कि आपने कहा, वो $10,000 की पेमेंट उसे वेब सर्विसेज के रूप में दिखाया गया था, लेकिन आप जानते हैं, वो कभी वेब डेवलपर था ही नहीं, है ना? है ना? मेरा मतलब है, ये फंड्स का स्रोत छुपाने के लिए ही था, है ना? या आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो अंडर कवर है ना? या फिर शायद आपके पास और भी सबूत हैं। जाहिर है, देखिए, हम अभी इस केस की शुरुआत में ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने किसी को दूसरे राज्य में गिरफ्तार कर बिना जमानत के रखा गया है, तो यहाँ काफी सबूत होंगे और वो व्यक्ति कैलिफोर्निया प्रत्यर्पित किया जाएगा। ऐसी साजिशें कैलिफोर्निया कानून के तहत उतनी ही सजा दिला सकती हैं जितनी मकसद पूरा होने पर मिलती है, जैसे 25 साल से उम्र कैद तक। ये यहाँ बहुत गंभीर अपराध माने जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपने खुद ट्रिगर नहीं दबाया। और ये हत्या का प्रयास नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि साजिश का आरोप कम गंभीर है। डिफेंस वकील आमतौर पर ऐसे मामलों में क्या तरीका अपनाते हैं? मुझे लगता है फ्रांसिस्को गोंजालेस के लिए वे ये रिकॉर्ड दिखाएंगे। वे वो बिटकॉइन भुगतान दिखाने वाले हैं जो उनका कहना है कि उनके पास है। वे सिर्फ ये नहीं दिखाएंगे कि कस्टडी विवाद और उनके बयानों के कारण इरादा था, बल्कि लगता है कि फिर भी ऐसी रसीदें हैं। अगर ये सब स्वीकार्य है और आगे बढ़ता है, तो डिफेंस अटॉर्नी इसे कैसे देखता है? आप इसकी दलील कैसे देंगे? हाँ क्रिस, अगर आप फ्रांसिस्को है तो आपके पास 3 विकल्प हैं। मुझे नहीं लगता आप अपनी बेटी पर सीधा इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अगर आप इसका सीधे बचाव कर रहे हैं, तो पहला तरीका यह है कि कहें कोई गैर कानूनी समझौता नहीं था। साजिश के लिए यही जरूरी है, यह सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं हो सकता। तो ये एक तरीका है इसका बचाव करने का, कोई समझौता नहीं है ना? दूसरा, अगर कोई चर्चा भी हुई हो, तो भी मुझे लगता है कि आप ये कह सकते हैं कि देखिए, ये बस एक बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात है ना? ये कस्टडी को लेकर बेहद तीखा विवाद है। आप जानते हैं, जो लोग राज्य से बाहर हैं और जब आप अपने बच्चे को नहीं देख पाते, और हम 7 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं, मेरा मतलब है, ये लोगों को पागल कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि वे सच में किसी को मारना चाहते हैं और उसे हादसा बनाकर दिखाते हैं, जैसा अभियोजन पक्ष कह रहा है। या आप जानते हैं, तीसरा तरीका, फिर से, अगर आप उन दोनों में से किसी पर नहीं जा सकते, तो आप थोड़ा सा रुख बदलते हैं, पूरी तरह से उसमें चले जाते हैं और कहते हैं, सुनिए, ये फंसाने का मामला था। आप जानते हैं, असल में ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था जब तक सरकार इसमें शामिल नहीं हुई और किसी कमजोर स्थिति में मौजूद व्यक्ति को, आप जानते हैं, भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया, है ना? तो मुझे लगता है कि आप इसी तरह से इसका बचाव करेंगे। आप जानते हैं, 1, 2, 3, सहमति, बढ़ा चढ़ा कर पेश करना और फंसाना।
अगर आप यहाँ बचाव पक्ष में हैं। गैबी के डैड को फ्लोरिडा में गिरफ्तार किया गया और वो पहली बार पेश हो रहे हैं, शायद अभी, जब हम मंगलवार को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आगे की प्रक्रिया में अब क्या होगा, क्योंकि संभावना है कि वो आरोपों का सामना करने के लिए कैलिफोर्निया वापस आएंगे। हाँ, आगे की प्रक्रिया में अगला कदम है, आप जानते हैं, प्रत्यर्पण। तो आमतौर पर फ्लोरिडा की सुनवाई में असली मुद्दा सिर्फ पहचान का होता है। जाहिर है गिरफ्तारी वारंट है और संविधान के फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज के तहत दूसरे राज्यों के जजों को उसका सम्मान करना होता है। फ्लोरिडा के जजों को तय करना है क्या फ्रांसिस्को गोंजालेज वही हैं जिनका नाम कैलिफोर्निया वारंट में है। अगर ऐसा है तो गवर्नर प्रत्यर्पण पर हस्ताक्षर कर देंगे और आप जानते हैं फ्रांसिस्को को यहाँ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस काउंटी सुपीरियर कोर्ट लाया जाएगा और उसे यहाँ आरोपों का सामना करना पड़ेगा। ये उसकी बेटी के केस से कैसे जुड़ा है? जब दो केस जुड़े हों लेकिन अलग हों तो उनकी समय सीमाएं आपस में कैसे प्रभावित होती हैं? सवाल है क्या उन्हें जोड़ा या अलग किया जाएगा। आमतौर पर डिफेंस खासकर गैबी के केस में अलग करने की मांग करेगा क्योंकि यहाँ विरोधाभासी डिफेंस हो सकते हैं। आप जानते हैं अभियोजन पक्ष दोनों को एक साथ ट्रायल करना पसंद करता है। इससे दोनों की छवि खराब होती है और केस में ज्यादा सबूत भी आ जाते हैं और इससे जूरी के लिए दोनों को बरी करना शायद और भी मुश्किल हो जाएगा। कम से कम एक को दोषी ठहराया जा सकता है। इसलिए आमतौर पर अभियोजन पक्ष इन मामलों को साथ जोड़ना चाहता है जबकि बचाव पक्ष इन्हें अलग अलग करना चाहता है। आमतौर पर खासकर ऐसे गंभीर अपराधों के लिए जज मामले को अलग कर देते हैं ताकि उन्हें अलग अलग सुना जा सके, क्योंकि अगर छठे संशोधन के तहत किसी भी तरह का पक्षपात बचाव पक्ष के खिलाफ होता है तो आप सतर्कता बरतना चाहेंगे, खासकर ऐसे मामले में जो आगे बढ़ेगा और शायद अपील में जाएगा। हाँ, आगे क्या होता है देखेंगे। कुछ चौंकाने वाले आरोप सामने आ रहे हैं जिनमें संगीत और सोशल मीडिया की मशहूर हस्तियां शामिल हैं। पूर्व संघीय अभियोजक, वेस्ट कोस्ट ट्रायल लॉयर्स के अध्यक्ष नीमा रमानी। लॉ एंड क्राइम पर आपको हमेशा पाकर अच्छा लगता है। आज हमारे साथ जुड़ने और इस मुद्दे पर बात करने के लिए धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद क्रिस। उम्मीद है कि जल्द ही फिर से आऊंगा। ये था ऑन द केस, जिसे लॉ एंड क्राइम प्रस्तुत करता है। हमें यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर सब्सक्राइब करें और अब हम पीकॉक पर भी स्ट्रीम हो रहे हैं। मैं क्रिस स्टुअर्ट हूं, फिर मिलेंगे।